नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं थीसिस लेखन पर। ये एकेडमिक सफ़र का एक बहुत बड़ा और कभी-कभी थोड़ा डराने वाला पड़ाव होता है ना? हाँ, बिल्कुल। कई स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है। हमारे पास एंजेला का एक लेख है जिसका शीर्षक है थीसिस लेखन शैक्षिक सफलता की कुंजी। लेख कहता है कि ये सिर्फ डिग्री पाने का एक काम नहीं है, बल्कि अपनी एक्सपर्टीज दिखाने का और एकेडमिक दुनिया में अपनी पहचान बनाने का भी एक मौका है। सही कहा। तो चलिए इस लेख के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये थीसिस असल में है क्या, क्यों इतनी ज़रूरी है और इसे अच्छे से कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये थीसिस है क्या चीज़, लेख इसे कैसे समझाता है। लेख के मुताबिक थीसिस एक खास तरह का एक स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक दस्तावेज है। कहने का मतलब है ये कोई आम निबंध या कहानी नहीं है। इसमें किसी टॉपिक पर किया गया आपका अपना मौलिक शोध यानी ओरिजिनल रिसर्च पेश किया जाता है। अच्छा, ओरिजिनल रिसर्च। हाँ, और ये सिर्फ जानकारी जमा करना भर नहीं है। इसमें विश्लेषण, मूल्यांकन और जो पहले से शोध मौजूद है उसमें कुछ नया जोड़ने की आपकी क्षमता दिखती है। संक्षेप में कहें तो ये एकेडमिक जगत में आपकी अपनी आवाज है, एक पुख्ता आवाज। अपनी आवाज़, ये सुनने में अच्छा लगा। तो मतलब ये सिर्फ फैक्ट्स इकट्ठे करना नहीं है, बल्कि लेखक का अपना एनालिसिस, उसका तर्क सामने आता है। बिल्कुल, आपका अपना पर्सपेक्टिव, आपकी समझ। और क्या इसका कोई तय ढांचा, कोई स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसका पालन करना होता है? हाँ हाँ, बिल्कुल। एक मानक संरचना होती है। इससे पढ़ने वाले को आसानी होती है और आपका शोध भी व्यवस्थित लगता है। इसमें कुछ मुख्य हिस्से होते हैं, जैसे पहला इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। इसमें आप बताते हैं कि आप किस प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है। फिर आता है साहित्य समीक्षा यानी लिटरेचर रिव्यू। यहाँ आप दिखाते हैं कि इस विषय पर पहले क्या काम हो चुका है और आपके शोध की ज़रूरत कहाँ है, मतलब ज्ञान में वो कौन सी कमी है जिसे आप पूरा कर रहे हैं। अच्छा, गैप ढूंढना। एग्जैक्टली। फिर है कार्य प्रणाली, मेथडोलॉजी। इसमें आप पूरी डिटेल में बताते हैं कि आपने रिसर्च किया कैसे, क्या तरीके अपनाए, कौन से टूल्स इस्तेमाल किए, डेटा कैसे जमा किया वगैरह। इसके बाद आते हैं परिणाम यानी रिजल्ट्स। यहाँ आप सिर्फ अपने निष्कर्ष या जो आंकड़े मिले हैं वो पेश करते हैं, बिना किसी व्याख्या के, बस फैक्ट्स। ओके। फिर आता है चर्चा, डिस्कशन सेक्शन, और ये बहुत जरूरी हिस्सा है। अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ आप उन परिणामों का मतलब समझाते हैं, उनकी तुलना पहले के अध्ययनों से करते हैं और बताते हैं कि आपके नतीजों के मायने क्या हैं, उनके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। समझ गई, एनालिसिस वाला पार्ट। हाँ, और अंत में होता है निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। इसमें आप मुख्य बातें दोहराते हैं और शायद भविष्य के शोध के लिए कुछ सुझाव भी देते हैं। और हाँ, एक और बहुत जरूरी चीज, संदर्भ सूची, रेफरेंसेस। आपने जो भी स्रोत इस्तेमाल किए हैं उन सब का ब्यौरा देना होता है, वो भी किसी खास स्टाइल में, जैसे एपीए या हार्वर्ड स्टाइल। हाँ हाँ, वो स्टाइलिंग का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये ढांचा तो समझ आ गया, एक तरह से पूरी रिसर्च यात्रा का नक्शा है ये। बिल्कुल। लेकिन इतनी मेहनत क्यों? अकादमिक जरूरत तो है ही, पर लेख इसके महत्व के बारे में और क्या कहता है? मतलब क्या फायदा होता है इसे लिखने का? लेख इसके कई फायदे बताता है। पहला और शायद सबसे अहम है स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास। जैसे आपके क्रिटिकल थिंकिंग मतलब महत्वपूर्ण सोच तेज होती है। आप सीखते हैं कि कैसे तर्कों का विश्लेषण करें, सबूतों के आधार पर निष्कर्ष कैसे निकालें। साथ ही एकेडमिक लेखन का हुनर आता है, जटिल जानकारी को व्यवस्थित करना सीखते हैं। और ये स्किल्स सिर्फ एकेडमिक दुनिया में नहीं, कहीं भी काम आती हैं। हाँ, ये तो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बढ़ती होंगी। बिल्कुल। दूसरा, ये आपके विषय की समझ को बहुत गहरा कर देता है। जब आप किसी टॉपिक पर महीनों या सालों तक काम करते हैं तो आप सिर्फ सतह पर नहीं रहते, उसकी गहराई में उतरते हैं। और तीसरा, इसका प्रोफेशनल वैल्यू भी है। नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर्स और आगे की पढ़ाई के लिए संस्थान इस बात को महत्व देते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली एक बड़ा प्रोजेक्ट संभाल सकते हैं, आप अनुशासित हैं और आपके पास किसी विषय का गहरा ज्ञान है।
तो ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट तैयार करना नहीं हुआ, ये तो खुद को विकसित करने की पूरी प्रक्रिया है। सही कहा, एक इंटेलेक्चुअल जर्नी है ये। अब जो लोग इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं, उनके लिए लेख में कुछ व्यावहारिक सुझाव, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए गए होंगे। वो क्या हैं? जी हाँ, कुछ बहुत काम के सुझाव हैं। पहला, जल्दी शुरू करें। हाँ, ये तो हर कोई कहता है। हाँ, पर ये है बहुत जरूरी। सोचने, रिसर्च करने, लिखने, फिर उसे सुधारने, इन सब में काफी समय लगता है। टालना ठीक नहीं। सही बात है। दूसरा, एक प्रोजेक्ट टाइमलाइन बनाएं। पूरे काम को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट लें और हर हिस्से के लिए एक डेडलाइन तय करें। इससे काम पहाड़ जैसा नहीं लगता। हाँ, छोटे छोटे कदम। तीसरा सुझाव है व्यवस्थित रहें। अपने नोट्स, आर्टिकल्स, डेटा सब कुछ संभालकर ऑर्गेनाइज तरीके से रखें। लेख में ज़ोटेरो या मेंडले जैसे रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स का भी जिक्र है। ये सॉफ्टवेयर्स आपके सारे रिसर्च सोर्सेज को ट्रैक करने और बिब्लियोग्राफी बनाने में बहुत मदद करते हैं। काफी सिरदर्द बचता है। अरे हाँ, ये टूल्स तो बहुत काम के हैं, मैंने भी इस्तेमाल किए हैं। आले, उनकी प्रतिक्रिया आपको सही रास्ते पर रखती है। कम्युनिकेशन जरूरी है। बिल्कुल। और आखिरी पर बहुत जरूरी सुझाव, एडिटिंग पर पूरा ध्यान दें। बल्कि लेख कहता है निर्ममता से करें। निर्ममता से मतलब थीसिस की क्वालिटी उसकी लंबाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लैरिटी, एक्यूरेसी और मजबूत तर्क होने चाहिए। सिर्फ पन्ने भरने से बात नहीं बनती। अच्छा, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एग्जैक्टली। ये सुझाव तो वाकई बहुत प्रैक्टिकल है, खासकर वो ऑर्गेनाइज रहने वाला और फीडबैक लेने वाला। कई बार स्टूडेंट्स नोट्स और पेपर्स के ढेर में ही खो जाते हैं। हाँ, होता है। तो कुल मिला के आज की इस बातचीत से ये साफ है कि थीसिस लिखना सिर्फ एक एकेडमिक जरूरत नहीं है। ये सोचने, सीखने और आगे बढ़ने का एक गहन अनुभव है। हमने एंजेला के लेख के आधार पर इसकी परिभाषा, इसके स्ट्रक्चर, इसके महत्व और कुछ कारगर टिप्स पर बात की। लेख एक बहुत अच्छे विचार के साथ खत्म होता है जिस पर सोचा जा सकता है। वो ये कि हर थीसिस, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना लगे, वो ज्ञान की दुनिया में एक योगदान है। हाँ, ये बात सोचने लायक है। ये एक ऐसी रचना है जो शायद भविष्य के किसी रिसर्चर के लिए प्रेरणा बन जाए या किसी नई खोज का रास्ता ही खोल दे। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक व्यक्ति का काम ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। बिल्कुल, हर छोटा कदम मायने रखता है।